और ब्रेक के बाद आगे बढ़ते हुए बात कोरोना वायरस की, जो देश ही नहीं दुनिया के लिए सरदर्द है, खतरा बना हुआ है। इस बीच ब्रिटेन से बीते एक हफ्ते में केरल लौटे कम से कम 8 लोगों को कोरोना पॉजिटिव पाया गया। इन सभी के नमूने पुणे में मौजूद नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर वायरोलॉजी के लिए आगे के परीक्षण के लिए भेजे जा चुके हैं, ताकि ये पता चल सके कि वो नए स्ट्रेन से संक्रमित हैं या फिर नहीं। केरल की स्वास्थ्य मंत्री के शैलजा ने ये जानकारी दी है। फिलहाल इस विषय पर विशेषज्ञों का अध्ययन लगातार चल रहा है, रिसर्च जारी है। साथ ही साथ उन्होंने ये भी कहा कि इससे घबराने की जरूरत बिल्कुल नहीं है, लेकिन लोगों को पहले की तरह सतर्क जरूर रहना चाहिए, सावधानी और ज्यादा बरतनी चाहिए। वहीं इस नए स्ट्रेन की वजह से पश्चिम एशिया में नियम और ज्यादा सख्त कर दिए गए हैं। इराक ने इंग्लैंड की यात्रा पर पूरी तरह से पाबंदी लगाई है। टर्की में आने वाले विदेशी नागरिकों के लिए कोरोना नेगेटिव रिपोर्ट दिखाना अब जरूरी है। हमारी स्क्रीन पर ये जो 4 तस्वीरें आप देख रहे हैं मेरे इर्द गिर्द, इससे आप समझ सकेंगे कि कैसे कोरोना वक्त के साथ साथ रूप बदल रहा है। और इसी बदलते रूप से डर और खतरा बना हुआ है, क्योंकि कहा यह जा रहा है कि ब्रिटेन और बाकी देशों में ये जो नया स्ट्रेन आया है ये पहले से ज्यादा खतरनाक है, 75% तेजी से फैलता है। अगर पुराना कोरोना 5 मिनट साथ बैठने से संक्रमित लोग होते थे, तो यहाँ चंद सेकंड में ही संक्रमण का खतरा बढ़ जाएगा। ऐसे में लगातार नए स्ट्रेन को लेकर चर्चा भी चल रही है, रिसर्च भी चल रही है। केरल में जो करीब 8 केस सामने आए हैं, उनको लेकर लगातार रिसर्च की जा रही है। कोरोना के कम होते मामले भी इस बीच थोड़ी राहत की खबर है। और उधर कोरोना में नए नए रूप सामने आ रहे हैं। केरल में कोरोना के नए रूप का डर भारत पर कितना पड़ेगा, इसका असर कैसे होगा, संवाददाता सब्यसाची की रिपोर्ट आप देखिए। पिछले 24 घंटों में कुल 18,732 कोरोना वायरस के मामले सामने आए हैं और ये मामले पिछले 6 महीनों के मुताबिक सबसे कम पाए गए हैं। तो लगातार अच्छी खबर ये आ रही है कि भारत में कोरोना वायरस के केसेस कम हो रहे हैं। वहीं दूसरा खतरा जो म्यूटेटेड कोविड-19 के जो केसेस आ रहे हैं, स्पेशली जो यात्री यूके से आ रहे हैं, उनमें ये सिम्टम्स पाए जा रहे हैं। हालांकि कुल लगातार जो डोर टू डोर कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग हो रहा है और दिल्ली में अभी तक कुल 19 केसेस पाए गए हैं जो कि यूके से आए हैं और कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। लगातार इस चीज के लिए सरकार सतर्क है और डोर टू डोर इंफॉर्मेशन भी कलेक्ट करी है इस पूरे मामले को लेके। और वहीं कोरोना वायरस के जो वैक्सीन ट्रायल्स है वो 28 और 29 दिसंबर को शुरू होने वाले हैं। देश के 3-4 राज्यों में ये वैक्सीन ट्रायल्स एक्सरसाइज किए जाएंगे। पहला पंजाब, राजस्थान, गुजरात, आसाम, इन चारों देश में ये कोरोना वैक्सीन ट्रायल्स बड़े स्तर में एक्सरसाइज किया जाएगा और भारत के हिस्ट्री में ये सबसे बड़ा वैक्सीन ट्रायल माना जाएगा। और इस पूरे प्रक्रिया को सरकार क्लोज मॉनिटरिंग भी करेगी। कैमरा पर्सन गिरीश कुमार के साथ सब्यसाची रॉय चौधरी, इंडिया न्यूज, नई दिल्ली। और ये नया स्ट्रेन कितना ज्यादा खतरनाक है, इस पर हम बात करेंगे, लेकिन साथ ही साथ राहत की खबर। जैसे मैंने कहा कि जुलाई से लेकर अब तक ये ऐसा वक्त है जब 20,000 से कम केसेस रिकॉर्ड किए जा रहे हैं, जो कि राहत की खबर भी देता है। लेकिन इन दोनों मामलों को कैसे देखा जाए, राजेश मल्होत्रा जो कि ट्रॉमा सेंटर एम्स के प्रमुख हैं जुड़ गए हैं हमारे साथ ही साथ डॉक्टर नीरज निश्चल जो कि मेडिसिन डिपार्टमेंट एम्स प्रोफेसर हमारे साथ हैं। बहुत बहुत स्वागत है सर दोनों का ही आपका। डॉक्टर राजेश, पहला सवाल मेरा आपसे, ये नया स्ट्रेन कितना खतरनाक है, क्योंकि लगातार हर घर में इसको लेकर चर्चा हो रही है। हालांकि वो बात अलग है कि अभी विदेशों में मामले सामने आ रहे हैं, लेकिन कोरोना में भी ऐसा ही हुआ था। पहले विदेशों तक सीमित था, देश में मामले नहीं आए थे, लेकिन आज की स्थिति किसी से छिपी नहीं है जब पूरी दुनिया में कोरोना फैला हुआ है। इस खतरे को आप कैसे देखते हैं? फिर आगे कम आ रहे केसेस पर हम बात करेंगे। आपने कहा कितना खतरनाक है, तो अभी तक ऐसा कोई भी प्रमाण नहीं है कि ये स्ट्रेन जो है ज्यादा खतरनाक है या ज्यादा सीरियस इलनेस करता है। ये जरूर है कि उन्होंने कहा कि करीब 70% तक इसकी ट्रांसमिशन ज्यादा है, जैसा कि अभी रिपोर्ट में भी कहा गया कि कम समय में ही ये ट्रांसमिट हो जाता है, तो इसकी इन्फेक्टिविटी ज्यादा है। लेकिन खतरा ज्यादा है या ये वैक्सीन इसमें कारगर नहीं है या इसमें कुछ और परिवर्तन है, ऐसा कुछ अभी देखने में नहीं आया। लेकिन डॉक्टर नीरज, अब राहत की खबर यह भी है कि
हमने वो वक्त भी देखा है जब कोरोना पीक पर था और देश भर में करीब 90,000, 97,000, करीब 1 लाख के केस रोजाना सामने आ रहे थे। वो सबसे ज्यादा खतरनाक स्थिति थी। लेकिन आज की डेट में जब 20,000 से कम केस आए हैं, क्या हम समझें कि कोरोना से देश जीत रहा है, उस तरफ आगे बढ़ रहा है? देखिए, ये जो भी डेटा है ये काफी इंकरेजिंग है कि नंबर ऑफ केसेस बढ़ रहे हैं, नंबर ऑफ मोर्टेलिटीज भी उसके प्रोपोर्शनेट कम होते जा रही है। लेकिन जैसा कि अभी हम देख रहे हैं कि जिस वायरस में, कोई भी वायरस इनफैक्ट में म्यूटेशन होने की पॉसिबिलिटी हमेशा रहती है। तो इनकरेजिंग न्यूज है। लेकिन अगर हम थोड़े भी अपने सेफ गार्ड्स को लोअर करें, अपने जो गार्ड्स हमने जो बहुत ही हाई रखे हुए हैं, जो कि हमने प्रिकॉशन की जो भी बात कर रहे हैं, उसको अगर हमने थोड़ा भी कम किया तो ये वायरस वापस से हमें उतना ही तक कर सकता है जो हमने पीक सीजन में देखा था। तो इनकरेजिंग न्यूज है, लेकिन लापरवाही नहीं अफोर्ड कर सकते। मतलब आप ये कह रहे हैं कि इन कम आ रहे केसेस से हम लापरवाह बिल्कुल भी ना हो जाएं, और जैसे कि तमाम एक्सपर्ट कह भी रहे हैं कि अगर वैक्सीनेशन भी शुरू हो जाए, लापरवाही तो तब भी नहीं बरतनी है। बिल्कुल, आप ठीक कह रहे हैं। जैसे हमने दिल्ली में भी देखा था कि अगस्त तक हमने ऑलमोस्ट चीजों को 1000 के नीचे केस ऑलमोस्ट लेकर आ गए थे, लेकिन थोड़ी सी हमने सावधानी कम करनी शुरू की तो देखा कि केसेस अचानक से 6-7 हजार तक पहुंच गए और अचानक से हम फिर से उसी सिचुएशन में पहुंच गए जैसे शुरू में थे। तो इसलिए बहुत जरूरी है कि अब नेक्स्ट 4-5 महीने तो बिल्कुल भी कोई सावधानी में हम कमी नहीं कर सकते जब तक वैक्सीन का इफेक्ट आने में समय लगे या फिर कोई इफेक्टिव दवाई सामने आ जाए, तब तक हम कोई लापरवाही नहीं कर सकते। लेकिन डॉक्टर मल्होत्रा, जिस तरीके से केसेस सामने आ रहे हैं, राहत की बात तो है, लेकिन लापरवाही नहीं बरतनी है। ये बार बार हम भी कह रहे हैं, बार बार डॉक्टर्स के जरिए भी दर्शकों तक पहुंचाई जा रही है बात। प्रधानमंत्री खुद कह रहे हैं कि लापरवाही नहीं बरतनी है। लेकिन वैक्सीन अब तो कभी भी आ जाएगी और वैक्सीनेशन का काम भी शुरू हो जाएगा। ये कहा जा रहा है कि अगला साल तो वैक्सीन को लेकर खुशखबरी लेकर आएगा। और अच्छी बात यह है कि वैक्सीन को लेकर अलग अलग जगह, अलग अलग इंस्टीट्यूट में काम चल रहा है। तो क्या ये ठीक वैसा ही होगा जैसे आज के दौर में मामूली सरदर्द के लिए हमारे पास कई विकल्प होते हैं, बुखार के लिए कई विकल्प होते हैं, खांसी अगर हो गई है तो कई विकल्प होते हैं, आने वाले वक्त में कोरोना को लेकर वैक्सीन के कई विकल्प होंगे हमारे सामने? जी बिल्कुल, और उसमें कोई खराबी नहीं है। देखिए, ये जिस तरह से ये महामारी फैली और अलग अलग जगह पे सब देशों में ये प्रयास किए गए कि इसकी वैक्सीन बनाई जाए, और अलग अलग प्लेटफॉर्म इसलिए स्टार्ट किए गए ताकि उस समय हमें ये पता नहीं था कि कौन सा प्लेटफॉर्म जो है वो ज्यादा कारगर साबित होगा। लेकिन एक बात ये भी है कि जो क्योंकि ये पूरे विश्व में फैली हुई है और इसके जो रिक्वायरमेंट है दुनिया में हर एक व्यक्ति को है, तो इसलिए जितनी तादाद में ये चाहिए उतनी तादाद में एक ब्रांड या 2 ब्रांड को बनाना मुश्किल है। तो ये जो बहुत से विकल्प हमारे पास उपलब्ध होंगे, उससे जो इनको पूरी पॉपुलेशन को, जनसंख्या को कवर करना भी आसान रहेगा। और जैसा आपने कहा कि बिल्कुल ठीक है, अच्छी ऑप्टिमिस्टिक सोच है ये कि आने वाले समय में हमारे पास बहुत सारे विकल्प रहेंगे, तो आप कोई भी विकल्प उसमें से ले सकते हैं डिपेंडिंग ऑन कि जिसकी अवेलेबिलिटी है। अब जैसे आपको पता है कुछ वैक्सीन के लिए -70 डिग्री चाहिए रेफ्रिजरेशन, जैसे फाइजर के लिए, मॉडर्ना के लिए इतना नहीं चाहिए। लेकिन जो ये अलग अलग रिक्वायरमेंट है उसके हिसाब से कुछ अपने आप ही हमारा डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क बहुत जगह पे विश्व के बहुत से हिस्सों में बदल जाएगा। लेकिन फिर भी ऐसी आशा है कि एक से ज्यादा विकल्प, इनफैक्ट बहुत से विकल्प वैक्सीन में उपलब्ध रहेंगे सबके लिए। लेकिन डॉक्टर नीरज, परेशानी इस बात की है कि वैक्सीन तो अब आ जाएगी, वैक्सीनेशन का काम भी शुरू हो जाएगा, कई देशों में तो ये प्रक्रिया शुरू हो भी चुकी है, लेकिन ये वैक्सीन बच्चों के लिए नहीं होगी। हर घर में बच्चे होते हैं, बच्चों को उस दौरान सेफ सिक्योर कैसे रखा जाएगा? क्योंकि शुरुआत में तो फ्रंट लेवल पर जो काम करते हैं, फ्रंट वर्कर्स, उन्हें ही वैक्सीनेशन उनका कराया जाएगा। करीब 30 करोड़ की आबादी होगी, लेकिन हर घर तक, हर शख्स तक ये वैक्सीन धीमे धीमे पहुंचेगी। ऐसे में अपने घर के बच्चे जो कि 16 या 18 साल से नीचे के हैं, उन्हें महफूज कैसे रखा जाएगा? तो जैसा कि हम बात करते हैं, जो एक ये नारा जो हम हमेशा देखते हैं, जब तक दवाई नहीं तब तक ढिलाई नहीं, या फिर जो 2 गज की दूरी, मास्क है जरूरी, ये सिर्फ एक नारा नहीं, वैक्सीन आने के बाद भी हमारे सेफ्टी के लिए सबसे इम्पोर्टेंट सहारा होंगे। तो बच्चों में अच्छी बात है कि अभी तक जो भी हमने इस इन्फेक्शन के बारे में देखा कि बच्चे नॉर्मली सेफ रहे हैं, लेकिन जो प्रिकॉशंस हैं
अब उनके पास इन प्रिकॉशन के अलावा और सोशल वैक्सीनेशन की जो हम बात कर रहे हैं, जो चाहे वो डिस्टेंसिंग की बात हो, कफ एटिक्वेट्स की बात हो, हैंड हाइजीन की बात हो, बेवजह बाहर नहीं जाने की जो बात हो, तो ये सारी चीजें, प्लस अगर कोई बच्चा बीमार है तो डेफिनेटली उसको बाकी बच्चों से इंटरमिंगल ना होने दिया जाए। ये सारे प्रिकॉशंस ही इस पर्टिकुलर एज ग्रुप को इस बीमारी से बचा के रखेगा। तो ये सेफ है रिलेटिवली, लेकिन ये बीमारी अपने घर में लेकर आ सकते हैं, इस बारे में हमेशा ध्यान रखने की जरूरत है। इसलिए अवेयरनेस इन स्कूल के बच्चों में या छोटे बच्चों में ये हमें लगातार अभी से देते रहना चाहिए, क्योंकि विद टाइम जब स्कूल भी खुलेंगे तो ये सारे प्रिकॉशंस उन्हें और अच्छे ढंग से पालन करने पड़ेंगे। इसलिए बहुत जरूरी है कि इनको हम अपने साथ लेकर चले और उनमें रीइंफोर्स करते रहें कि ये क्यों जरूरी है। और आप ऐसा कहते भी है ना कि बच्चे तो बहुत ज्यादा चंचल होते हैं और सुपर स्प्रेडर का काम कर सकते हैं अगर बच्चों को लेकर हम देख रेख में थोड़ी भी कमी रखते हैं तो। लेकिन डॉक्टर नीरज, अगर किसी घर में बड़ों को, जो बड़े माता पिता हैं या बुजुर्ग हैं, उनका वैक्सीनेशन हो गया है तो बच्चा ऑटोमेटिकली सिक्योर रहेगा क्योंकि उन्हीं के संपर्क में रहता है? जो हर्ड इम्यूनिटी की बात करते हैं वो इसी तरह से एक तरह से डेवलप होता है कि अगर आप इम्यून नहीं है, लेकिन अगर आपके आसपास के लोग इम्यून है तो एक तरह से आपको एक प्रोटेक्शन मिलेगा, क्योंकि घर में फिर वो इन्फेक्शन वो लोग लेकर नहीं आएंगे। वैसे ही वो जिस माहौल में जा रहे हैं, अगर उस माहौल में लोगों को वैक्सीनेट किया जा चुका है, अगर इम्यून है तो अगेन उनको प्रोटेक्शन मिलेगा। तो ये जो हर्ड इम्यूनिटी की बात करते हैं वो नेचुरल इन्फेक्शन प्लस वैक्सीनेशन दोनों के कॉम्बिनेशन से ही अचीव होता है। एक बार जो इम्यूनिटी अचीव हो जाती है उस लेवल पे तो फिर एक दूसरे को हम प्रोटेक्ट कर पाते हैं। इनफैक्ट यही किसी भी इन्फेक्शियस डिजीज का एक कह सकते हैं नियम है, रूल है या बचाव का तरीका है। लेकिन जैसे आपने कहा कि बच्चे तो घर से बाहर निकलेंगे, घर में बड़े लोग सिक्योर हैं, बच्चा बाहर चला गया और वहां से संक्रमण का शिकार होकर आ गया तो बच्चे में वो संक्रमण आएगा? अगर बच्चे बाहर से अगर इन्फेक्शन लेकर आते हैं तो इन्फेक्शन होगा ही। अब वो कितना कॉम्प्लिकेट होगा या नहीं कॉम्प्लिकेट होगा, अगेन जैसे हमने बात की ये वायरल म्यूटेशन की बात जो चल रही है, प्लस बच्चों में लोग ऐसा मान रहे हैं कि बच्चों में ज्यादा अब ये बीमारी कर रहा है या इन्फेक्ट कर रहा है, बच्चों को ज्यादा इन्फेक्ट कर रहा है, तो वो अगेन हमें देखना पड़ेगा। इसलिए जो है ये सोशल वैक्सीनेशन इन बच्चों के लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट है अगर वैक्सीनेशन एक बार लॉन्च हो जाता है। डॉक्टर राजेश, अगर आप समझा पाए, क्योंकि बच्चों को लेकर वैक्सीन नहीं बन रही है, बच्चों का बहुत ज्यादा ध्यान रखना होगा, तो देश का, दुनिया का हर माता पिता ये जानना जरूर चाहेगा कि बच्चों की इम्यूनिटी कैसी होती है, रोग प्रतिरोधक क्षमता बच्चों की कितनी ज्यादा तेज या धीमी होती है, ताकि अगर गलती से भी संक्रमित हो जाएं तो कैसे लड़ पाएंगे कोरोना से। तो बच्चों में रोगों से लड़ने की क्षमता बहुत अच्छी होती है, पर जैसे जैसे इन्फेक्शन को एक्सपोज होते हैं उसको इम्यून होते हैं। लेकिन जैसा अभी डॉक्टर नीरज ने कहा कि इस बीमारी में बच्चों को कोई बहुत ज्यादा कोई सीरियस इलनेस की कोई भी एविडेंस नहीं है, उससे ये ऑलमोस्ट प्रोटेक्टेड है। जहां तक वैक्सीन की बात है, ये वैक्सीन के जितने ट्रायल्स भी हैं वो इन बच्चों में टेस्ट पे नहीं किए गए हैं, और इनफैक्ट अगर 14 साल से नीचे के बच्चे को हम लोग कोई दवा भी ऐसी नहीं देते हैं कोविड होने पर भी। तो इसलिए मुझे लगता है कि बच्चों को इससे कुछ खास खतरा नहीं है, जो अभी तक इतने महीने हो गए और ये एविडेंस है कि बच्चों को खतरा नहीं है। लेकिन ये बात जरूर है कि बच्चे जो है वो नॉर्म्स फॉलो नहीं करते हैं, वो सोशल डिस्टेंसिंग करना, मास्क पहने रखना या हैंड हाइजीन करना, वो उनसे कंप्लाई कराना, उनको मनाना बहुत मुश्किल होता है। और जैसे ये भी बात हुई कि जो अभी नया स्ट्रेन है वो यंगस्टर्स को, यंग एडल्ट्स को और बच्चों को ज्यादा अफेक्ट करता है, लेकिन बच्चों को इससे कुछ खतरा नहीं है। बच्चों को इसी बात से ध्यान हम लोग हमेशा करते हैं। अभी भी ये बात कही गई थी कि घर में बड़े बुजुर्ग है, दादा दादी है, तो उनको बच्चा स्कूल से इन्फेक्शन लाके इन्फेक्ट कर सकता है। इसीलिए दादा दादी की अगर वैक्सीनेशन हो गई है तो बच्चों को जो इन्फेक्शन है, मुझे नहीं लगता कि उनकी जो करंट जो बीमारी ने जितना भी हमें अभी तक हमें देखने को मिला है कि उनको कुछ इससे खास खतरा है। उनमें बहुत सारे जो है बिल्कुल माइल्ड या एसिम्प्टोमेटिक इलनेस से ही निकल जाते हैं। और आपने देखा होगा मीजल्स में ऐसा रहता है, मीजल जो है शायद कोविड से भी ज्यादा इन्फेक्शियस इन्फेक्शन है, और बच्चे स्कूलों में एकदम उसके आउटब्रेक होते हैं तो बच्चों में बड़ी तेजी से फैलता है। तो बच्चों में ये फैलने का रिस्क तो है, लेकिन उसका खतरा नहीं है। इसलिए मुझे ये लगता नहीं है कि पेरेंट्स को इस बात से डर के रहना चाहिए कि बच्चों को वैक्सीन नहीं लगी है। शायद उन्हें कुछ जरूरत भी नहीं है उनकी इम्यूनिटी की वजह से। चलिए, तो ये आपने राहत की बात बताई है। लेकिन डॉक्टर राजेश, चूंकि वैक्सीन को लेकर इससे पहले आपसे बात हो रही थी, अब जब
जनवरी से वैक्सीनेशन का काम भी हिंदुस्तान में शुरू हो रहा है। अब जैसे मैंने कहा कि बहुत से ऑप्शंस तब तो होंगे ऑप्ट करने के लिए कि हाँ हमें कौन सी वैक्सीन खरीदनी है, कौन सा वैक्सीन लेके वैक्सीनेशन कराना है। ये दौर कब तक आ जाएगा हिंदुस्तान में, आपको क्या लगता है? ये दौर तो अब सरकार का पूरा प्लान रेडी है, लेआउट सब रेडी है, सब प्रोग्राम रोल होने वाला है। तो जनवरी के एंड तक जैसा हम लोगों को ज्ञात है कि ये शुरू हो जाएगा, लेकिन प्रोसेस में समय लगता है। इतनी बड़ी जनसंख्या है और सबको 2 बार लगना है। जो इस समय हमारे पास अवेलेबल वैक्सीन है उनको 2 डोज लगनी है, तो समय तो लगेगा। मुझे लगता है कि जो फर्स्ट फेज है उसी में ही करीब करीब 6 महीने लग जाएंगे, मई जून तक वो होगा। लेकिन मुझे लगता है कि जैसे जैसे आप देख रहे हैं कि इन्फेक्शन कम हो रही है और जैसे जैसे हम अब वैक्सीन करके अपने लोगों को प्रोटेक्ट करते जाएंगे तो उसमें जो महामारी है, पैंडेमिक है, इसको कंट्रोल करने में और मदद मिलेगी। तो जैसे जैसे वैक्सीनेशन का काम बढ़ेगा वैसे वैसे हम समझते हैं कि और ज्यादा कंट्रोल में ये पैंडेमिक आ जाएगा। ऐसी उम्मीद करते हैं सर कि बहुत जल्द ही कोरोना पर हम लोग जीत जाएं, कोरोना हार जाए। और इसीलिए बार बार सबके सहयोग की बात भी हम कर रहे हैं। और जैसे कि हमारे दोनों एक्सपर्ट डॉक्टर्स ने कहा कि वैक्सीनेशन शुरू भी हो जाएगा, उसके बावजूद भी मास्क और सोशल डिस्टेंसिंग का ख्याल रखना है, हाइजीन का ख्याल रखना है, क्योंकि ये कोई जादू की छड़ी नहीं है जिससे एकदम कोरोना गायब हो जाएगा। एहतियात आपको खुद अपनी सुरक्षा के लिए, अपने परिवार की सुरक्षा के लिए रखना है। बहुत शुक्रिया डॉक्टर राजेश और डॉक्टर नीरज हमारे साथ जुड़ने के लिए और हमारे दर्शकों को ये खास जानकारी उन तक पहुंचाने के लिए।